बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 14 पार्टिकल फिजिक्स के तमाम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सेकेंड ईयर के भी तमाम लेक्चर इजीली मिल जाएं। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आ यूरेनियम 238 न्यूक्लियस अंडरगोस अल्फा डीके बाय emitting an alpha particle of mass 4.00151 AMU. Calculate the energy release in this alpha decay process. बच्चों, आप लोगों को मालूम है जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें या तो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। अगर यूरेनियम जो है अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालता है तो यूरेनियम जो है थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है और थोड़ा सा मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने वही एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा में लिखेंगे मैस ऑफ यूरेनियम 238.0507886 AMU। इसी तरह हमारे पास मैस ऑफ थोरियम और मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो है 4.00151 AMU। यहाँ पर बच्चों ये जो वैल्यू है ये आपने कांस्टेंट के तौर पर याद रखनी है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो बेटा ये सी स्क्वायर की वैल्यू है। सी स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 मल्टीप्लाई 10⁸ को हम लिखते हैं 1 U इज इक्वल टू 931.494 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर जब इधर आएगा तो बेटा ये वैल्यू सी स्क्वायर की बन जाएगी। हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो मैस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मैस का डिफरेंस था वो फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम मैस डिफेक्ट का नाम देते हैं। मतलब यूरेनियम से हमारे पास थोरियम बना और अल्फा पार्टिकल डिके हुआ। अब मैस ऑफ यूरेनियम में से मैस ऑफ थोरियम को और मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो मैस आएगा उसे हम मैस डिफेक्ट कहेंगे, उसको हम डेल्टा एम से डिनोट करेंगे। एक्चुअली यही मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम यूरेनियम का मैस लिखा, फिर थोरियम का मैस लिखा और फिर हमने अल्फा पार्टिकल का मैस लिखा। जब इन दोनों को मैस ऑफ यूरेनियम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचा हमारे पास ये वैल्यू आई। और इस वैल्यू से एनर्जी निकालने के लिए बेटा हम E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। एनर्जी को क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू मैस डिफेक्ट मतलब डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर की वैल्यू। और जब हम इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आएगी 5.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास आ कार्बन 14 न्यूक्लियस अंडरगोस बीटा माइनस डीके emitting an electron. Calculate the energy release in this decay. इसमें बच्चों हमें कहा जा रहा है कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जब बीटा माइनस डीके होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों जब बीटा माइनस डीके होता है तो कार्बन जो है नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने सबसे पहले मैस ऑफ कार्बन लिखा, मैस ऑफ नाइट्रोजन लिखा और सी स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ये हमने हर न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट यूज करनी है। एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैस डिफेक्ट निकालेंगे, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो मैस का डिफरेंस है वही मैस जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब कार्बन 14 के मैस में से वो पेरेंट था और कार्बन नाइट्रोजन डॉटर था, तो हम कार्बन 14 के मैस में से नाइट्रोजन 14 के मैस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मैस डिफेक्ट आएगा। मतलब डेल्टा एम की वैल्यू आएगी 0.0000168 AMU और ये हमारे पास था मैस डिफेक्ट। अब इसको E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर वाले फार्मूले से यानी सी स्क्वेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, तो हमारे पास एनर्जी आएगी 0.156 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों, आ न्यूक्लियस अंडरगोस गामा डीके एंड emit a gamma rays photon of energy 2.00 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Calculate the frequency and wavelength of the emitted gamma rays. क्लियर रिएक्शन है और उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू आपको दे दी गई 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब हम जाउल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.204 मल्टीप्लाई 10⁻13 जाउल। और हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻34 और c यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। हमने फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। बच्चों फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एच। ये हमारे पास जो मेन फार्मूला था ई इज इक्वल टू एच एफ, वहां से हमने एफ का फार्मूला बनाया ई डिवाइडेड बाई एच और इसी तरह लेमडा का फार्मूला है सी डिवाइडेड बाई एफ। पहले फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, ई की वैल्यू और एच की वैल्यू को आपस में डिवाइड करेंगे तो फ्रिक्वेंसी आएगी हमारे पास 4.83 मल्टीप्लाई 10⁻20 हर्ट्ज।
इसी तरह वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए स्पीड की वैल्यू थी हमारे पास 3 × 10⁸ और फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ पर फाइंड आउट की, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ हमारे पास आएगी 6.2 × 10⁻13 मीटर। और ये हमने फाइंड आउट कर ली इमिटेड गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 14.4। इस न्यूमेरिकल को समझना बहुत ज़रूरी है। If a negative energy solution of direct equation correspond to an electron, prove that the positive energy solution of the same equation cannot represent the proton of same momentum। स्टेटमेंट को समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। फर्ज करो बच्चों आपके पास एक रोड के ऊपर, सेम रोड के ऊपर एक साइकिल मूव कर रही है और साइकिल की एनर्जी आपको मालूम है। क्या आप साइकिल की एनर्जी से उसी रोड पर अगर एक ट्रक मूव कर रहा है उसकी ट्रक की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो? आप सब कहेंगे कि सर हम साइकिल की एनर्जी से ट्रक की एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसी तरह बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन है जिससे हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो क्या उस इक्वेशन से हम प्रोटॉन की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं? जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है इतना ही डिफरेंस है जिस तरह साइकिल और ट्रक के मास में डिफरेंस है। तो हम कहेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन से प्रोटॉन की एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी जो है वो मास पर डिपेंड करती है। प्रोटॉन बहुत भारी होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हम प्रोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। In the direct equation, the energy of particle is given by is equal to square root p square c square plus m square c4, यानी कि एनर्जी जो है वो मास पर डिपेंड करती है। For the same momentum p, energy depend on the mass of the particle. Since the rest mass of proton is much greater than that of the electron, their energies cannot be equal. Also, electron and protons have different charge and intrinsic properties. Therefore, the positive energy solution of the direct equation cannot represent a proton. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल। इसमें आपको दो रिएक्शंस दिए गए हैं। आपको कहा जा रहा है आपने चार्ज, लेप्टॉन नंबर, बारियन नंबर, इसका इनिशियल और फाइनल फाइंड आउट करना है और बताना है क्या ये तीनों चीज़ें कंजर्व रहती हैं या नहीं। मतलब रिएक्शन से पहले क्या चार्ज और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का चार्ज क्या सेम रहता है या नहीं रहता, वो हमने बताना है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास पायोन्स माइनस प्लस प्रोटॉन जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता है केऑन स्टार्स, और इसका स्टार का मतलब है कि ये हमारे पास केऑन यहाँ पर एक्साइटेड है और यहाँ पर केऑन्स माइनस और यहाँ पर न्यूट्रॉन बना। सबसे पहले बच्चों चार्ज को अगर हम देखें इनिशियल जगह पर, मतलब इनिशियल पॉइंट पर रिएक्शन से पहले, तो यहाँ पर चार्ज जो है इसका -1 है और प्रोटॉन का चार्ज +1 है। तो हमारे पास दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इनिशियल चार्ज आ गया 0। रिएक्शन के बाद बच्चों यहाँ पर चार्ज है +1, सबसे पहले लिखेंगे +1, यहाँ पर चार्ज है -1, यहाँ पर -1 लिखा और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो ये यहाँ पर 0। तो चार्ज जो है इनिशियल भी 0 आया, फाइनल भी हमारे पास 0 आया, तो हम कहेंगे यस चार्ज कंजर्व रहेगा। इसी तरह बच्चों लेप्टॉन्स और बारियंस क्या होते हैं, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगा। लेप्टॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो अकेले रह सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, उनको न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बारियंस ऐसे पार्टिकल होते हैं जो क्रॉक से मिलकर बनते हैं, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में होते हैं, जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। लेप्टॉन्स यहाँ पर बच्चों हमारे पास कोई भी नहीं है, प्रोटॉन भी हमारे पास बारियन होता है और ये पायोन्स माइनस भी हमारे पास लेप्टॉन नहीं होता, तो इनिशियल ये 0 हो गया। और आफ्टर रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर भी कोई लेप्टॉन्स मौजूद नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो बारियन में काउंट होता है, तो हम कहेंगे ये भी कंजर्व रहेगा। इसी तरह बारियंस में प्रोटॉन हमारे पास बारियन था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रखता है, क्रॉक से मिलकर बनता है, तो हमारे पास ये आ गया 0 + 1 1। और आफ्टर रिएक्शन जो है हमारे पास ये आ गया 0 + 0 + 1, मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो बारियन था, तो हम कहेंगे इनिशियल भी 1 था, फाइनल भी 1 है, तो ये भी कंजर्व रहेगा। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास पायोन प्लस, जो है बच्चों ये एंटी म्यून्स और म्यून्स न्यूट्रॉनों में कन्वर्ट हो जाता है।
अब प्याॉन्स के ऊपर जो चार्ज है वो +1 है और यहाँ पर बच्चों हमारे पास एंटी म्यूॉन्स पे जो चार्ज है वो भी +1 है, तो चार्ज इसका भी कंजर्व रहेगा, तो हम लिखेंगे यस। और लेप्टॉन्स की फैमिली अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई चीज़ लेप्टॉन में नहीं है, लेकिन ये दोनों लेप्टॉन्स में एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों सेपरेट पार्टिकल्स हैं, मतलब अकेले रह सकते हैं। तो हम कहेंगे फाइनल में हमारे पास इसका जो है एंटी म्यूॉन्स होने की वजह से -1 और इस +1, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आंसर 0 आएगा। तो हम कहेंगे इनिशियल और फाइनल जो लेप्टॉन्स हैं वो भी कंजर्व्ड हैं। इसी तरह यहाँ पर कोई बारियॉन्स ना इनिशियल में है ना फाइनल में है, तो हम कहेंगे इनिशियल भी 0 है, फाइनल भी 0 है, तो बारियॉन नंबर भी हमारे पास कंजर्व रहेगा। जो चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसी तरह मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, एनर्जी भी कंजर्व रहती है और चार्ज भी कंजर्व रहता है। ये तीन चीज़ें हर न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व रहेंगी। ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।